जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका चैप्टर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चैप्टर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज्ञा सूचक, सलाह सूचक, प्रार्थना सूचक वाक्य। अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञात्मक, सलाहात्मक, सूचनात्मक, आदेशात्मक, सुझावात्मक भाव प्रकट होते हैं। तो याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन बनाने का नियम इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं दिख रहा जी, यहाँ पे इस तरह से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हुआ करता, वर्ब से शुरू हुआ करता सेंटेंस। अर्थात जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ करता है वह किसी टेंस में चला जाया करता है और वह आदेशात्मक नहीं हो सकता, सुझावात्मक नहीं हो सकता, सलाहात्मक नहीं हो सकता। न उसे सलाह के भाव उत्पन्न होंगे, न आदेश के भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, न आज्ञा के भाव उत्पन्न होंगे। तो इसके भाव को प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट हटा देना पड़ता है। मतलब कि जब तक सब्जेक्ट रहेगा क्रिया का तो क्रिया का ये सब्जेक्ट क्रिया को करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्रिया को करेगा वही, लेकिन किसी के आदेश पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे भाव को लाने के लिए इंग्लिश में क्या किया गया है कि सब्जेक्ट को ही हटा दिया गया। जैसे वहाँ जाओ, यहाँ आओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हंसो, ये लो, वो लो, ये लाओ, वो लाओ। तो ऐसे कर करके जो भी सेंटेंस है आदेश के, आदेशात्मक है, आदेश के भाव लिए हुए हैं। तो करने वाला इसमें कौन है? कोई सेकेंड पर्सन, कोई सेकेंड पर्सन। अब उस सेकेंड पर्सन को छिपा लिया जा रहा है, ठीक है। तो यानी अब पता चला कि जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, अर्थात जिस क्रिया का सब्जेक्ट होगा वह क्रिया आदेशात्मक नहीं हो सकती, वह किसी टेंस में क्रिया रहेगी। लेकिन आदेशात्मक जिसमें भाव हुआ करता है ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हुआ करता, ऐसे सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ करते और ये ऑब्जेक्ट हो जाए चाहे अदर वर्ड। अब वर्ब का कई रूप हुआ करता है, तो वर्ब के ये रूप आ सकते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब में जो भी होते हुआ करते हैं, बी भी मेन वर्ब है भी मेन वर्ब है, और प्ले, सिंग, रिंग, टीच, रीड, गो, कम, डांस, अब्यूज, बीट, ब्रिंग, बाई, सेल, ये जो शब्द है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो हम पहुंचे कहाँ कि सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी, सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी। इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आएगा भी तो संबोधन के रूप में आएगा, संबोधन का चिन्ह उसके साथ लगेगा, अर्थात उसको एड्रेसिंग करेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा। या तो छुपा लेंगे, नहीं अगर नहीं छिपा पाते हैं, अगर सब्जेक्ट को लिख ही देते हैं, थर्ड पर्सन भी सब्जेक्ट इसका हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सेकेंड आगे चलिए तो कामा लगाएंगे। रमेश यहाँ आओ, रमेश कम हियर, रमेश के बाद से कामा लगाएंगे आगे। तो जब क्रिया वर्ब से शुरू होगी तो उसके अंदर आदेशात्मक, सुझावात्मक, सलाहात्मक, ठीक ना, ये भाव उसके अंदर पाए जाएंगे, प्रार्थनात्मक ये भाव पाए जाएंगे। चलिए शुरुआत की जाए तो हमें मिल गया क्या? सबसे पहले वर्ब रहेगा, वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक ना।
सेंटेंस की शुरुआत इसी तरह से होगी। क्लियर? यानी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट की जगह पे अदर वर्ड भी हो सकता है। और याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं हुआ करता, क्लियर नहीं हुआ करता है उसका अर्थ, इसलिए वर्ब की जरूरत हुआ करती है। नहीं तो वाक्यांश से भी सेंटेंस का भाव कुछ कुछ क्लियर हो जाया करता है वाक्यांश से, इसलिए उसको वाक्य का अंश कहा गया। वाक्य होने के लिए वर्ब का होना जरूरी है, अर्थात इसमें यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक शब्द से भी सेंटेंस बन सकता है, एक शब्द से भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, बात इसकी आ गई है तो बता दूं, बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझा ही रहा हूं, तो बात आ गई है तो बता दूं, एक शब्द से भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे देखिएगा, कम हियर या कम, सिर्फ मैंने कह दिया कम, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। कहेंगे क्या यह एक सेंटेंस है? कहेंगे जी एक सेंटेंस है। कहेंगे किस तरह से एक सेंटेंस है? कहेंगे एक सेंटेंस की परिभाषा मैं बताता हूं। ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इट मीन्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द word of a sentence is in capital। जो पहला अक्षर हुआ करता है किसी सेंटेंस के पहले शब्द के पहले अक्षर का, तो वह कैपिटल लेटर में होता है। एंड sentences are ends with sentences are end, sentences end होते हैं, सॉरी सेंटेंसेस एंड होते हैं किससे? विथ ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन। यानी किसी सेंटेंस की अगर उसका खात्मा होगा, अंत होगा, तो या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन साइन से। तो इस सेंटेंस को जरा देखें, सेंटेंस होने की शर्त क्या थी? सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होवे, ठीक ना, फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, या कैपिटल लेटर से शुरू होवे, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन पे खत्म हो जाए, वह सेंटेंस, और उसमें वर्ब का होना जरूरी है। ये शर्तें रहीं। तो देखिए ये वर्ब है भी, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है यह शब्द, पहला शब्द है और अंतिम भी है, यानी एक ही शब्द का है। इसके अंत में फुल स्टॉप भी लगा है, अर्थात यह एक सेंटेंस है। कितने शब्दों का? एक शब्द का। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा आओ। क्या अर्थ निकलेगा? आओ। यानी जब क्रिया वर्ब से शुरू होती है तो वह आदेशात्मक होती है। आदेशात्मक, आदेशात्मक, यह क्रिया क्या हो गई? आदेशात्मक भाव देगी हिंदी में। अब इसी को अगर मैं ऐसे कह दूं कम, अब पूछूं कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, तो इसका अर्थ मैं निकाल के बताता हूं। इसका अर्थ निकलेगा आना। क्या अर्थ निकलेगा? आना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? जाना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? प्ले। कहेंगे ये क्या तमाशा बना रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो बता रहा हूं बच्चे, ठीक ना। कम, इसका अर्थ निकलेगा आओ। गो, इसका अर्थ निकलेगा जाओ। प्ले, इसका अर्थ निकलेगा खेलो। कहेंगे क्या अंतर है? तो अंतर दिखा, अभी इसके पहले समझाया कि ये एक शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है। शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन यह एक सेंटेंस है, ठीक ना। सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस किस तरह से है? देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस के सारे लक्षण इसके अंदर पाए जा रहे हैं। कौन कौन से लक्षण सेंटेंस में होते हैं? सेंटेंस या तो कैपिटल या फुल स्टॉप से, कैपिटल सॉरी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन या फुल स्टॉप से, या फुल स्टॉप से अंत होता है और कैपिटल लेटर से शुरू हुआ करता है। यानी सेंटेंस का पहला जो शब्द हुआ करता है, उस शब्द का पहला अक्षर
कैपिटल हुआ करता है। सेंटेंस का पहला अक्षर जो पहला शब्द हुआ करता उसका पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर हुआ करता है। सेंटेंस में वर्ब पाया जाता है, यानी बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेंटेंस का अंत या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन हुआ करता है। तो देखिए फुल स्टॉप से खत्म हुआ है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन की बात ही यहाँ पे नहीं है, उसकी बात मैं कर लूँगा बाद में आगे। तो इसका अर्थ निकलेगा आओ, इसका अर्थ निकलेगा जाओ, इसका अर्थ निकलेगा प्ले। लेकिन अगर आप पूछेंगे इसका अर्थ क्या निकलेगा तो हम कहेंगे खेलना, इसका अर्थ कह देंगे गो जाना। लेकिन अगर ये इसे कह दें कम आना, लेकिन अगर इसी को इसे लिख देते हैं प्ले गो कम, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, यह शब्दों का एक समूह है और यह भी शब्द भी है लेकिन सेंटेंसों का समूह है। इसमें 3 शब्द आए हैं, ये 3 शब्द हो करके भी 3 सेंटेंस हैं। कहेंगे 3 ही शब्द सेंटेंस कैसे बना दिए, कहेंगे अगर वर्ब होवे और वर्ब कैपिटल लेटर से शुरू होवे और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, ठीक ना, और उसके न आगे न पीछे कोई शब्द न हो, तब भी वह एक सेंटेंस है। लेकिन यदि वही वर्ब स्मॉल लेटर से शुरू होवे, फुल स्टॉप लगा हो या न लगा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी कीमत पे वह सेंटेंस नहीं हो सकता। अब इसी को अगर आप कहते हैं कि ये क्या है, कहेंगे शब्द हैं, सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं, ठीक ना। कहेंगे अब क्या गड़बड़ी हो गई, कहेंगे ये गड़बड़ी ये हो गई कि कैपिटल लेटर से शुरू लेकिन फुल स्टॉप पे खत्म, ठीक ना, ये शब्द की परिभाषा है और सेंटेंस की परिभाषा है, ये तो इनमें पूर्ण विराम लगा ही नहीं। तब इसका अर्थ निकालेंगे आना जाना, सॉरी खेलना जाना आना, कहेंगे तब इसमें फुल स्टॉप लगा दें तो कहेंगे तब भी नहीं होगा। अगर कहेंगे भी तो कहेंगे तब ग्रामेटिकली मिस्टेक है, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं हुआ है। क्लियर हुआ। अगर इसको कहेंगे तो इसमें भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, फुल स्टॉप लगाएंगे तभी ये हो पाएंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या जाना, अहम जानकारी आपने हासिल की क्या, कि एक शब्द का भी एक सेंटेंस हो सकता है लेकिन वह शब्द कैपिटल लेटर से शुरू हुआ हो और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ हो, ठीक ना, वह एक सेंटेंस होगा। और कैसा, आदेशात्मक यानी आज्ञात्मक, अज्ञात्मक नहीं आज्ञात्मक, आज्ञा दे का अर्थ लिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़े। तो जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का यूज कर सकते हैं, कम, गो, सिंग, रिंग, स्टैंड अप, सिट डाउन, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, बाई ए पेन, एक कलम खरीदो। तो इस तरह से आपके तमाम सारे सेंटेंस बन जाएंगे। कहेंगे यहाँ आओ, हिंदी सेंटेंस क्या है, यहाँ आओ, क्या बन जाएगा, पहले लास्ट से बनेगा कम, यहाँ कहेंगे से हियर, कम हियर, ठीक ना। कहेंगे यहाँ पे नहीं फुल स्टॉप लगा, कहेंगे 2 शब्दों का एक सेंटेंस है, इन दोनों शब्दों के बाद ही लगेगा, ठीक ना, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, कम हियर, यहाँ आओ। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, टेल बताओ, मुझे सब लिख सकते हैं, नहीं लिखे तभी, टेल योर नेम, अपना नाम, योर नेम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपना का इंग्लिश क्या बन रहा है, योर। क्यों योर बन रहा है, कहेंगे यहाँ पे तुम शब्द छिपा हुआ है, तुम अपना नाम बताओ, ठीक है, तुम अपना नाम, तो इसको आदेश दिया जा रहा है, क्रिया को कर नहीं पा रहे हैं, बताएगा तो यही लेकिन क्रिया पे आदेश का भाव प्रकट हो रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए कर्ता नहीं उस क्रिया को कर पाएगा, और जब कर्ता क्रिया के पहले आ जाएगा तो वह क्रिया को करने लगेगा, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो तुम अपना नाम बताओ, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। यू टेल योर नेम। अब यू के अपना का इंग्लिश, यू अपना का इंग्लिश योर बना, यू छिपा है तभी तो। ही होता तो हिज होता, दे होता तो देर होता, आई होता तो माई होता, हम होता तो आवर होता। तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ योर है, तो यू यहाँ रहेगा तभी तो, अर्थात कर्ता यू छिपा हुआ है। तो पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा होता है, यू के ही रूप में उसको संबोधित। जैसे रमेश तुम यहाँ आओ, रमेश तुम यहाँ आओ, यानी रमेश को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक ना। आगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, सही कैसे होगा? कामा लगा दीजिए, यू कम हियर, यानी तुम यहाँ आओ। अब यह इस क्रिया को कर नहीं पाएगा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो यह क्रिया को करने लगेगा, तब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? तुम अपना नाम बताते हो, है ना, तब यह करता इस क्रिया को करने लगा। यू टेल योर नेम, नहीं यू टेल योर नेम। जब यू टेल योर नेम कहेंगे तो कामा लगा के बोलेंगे यू टेल योर नेम। क्लियर हुआ? आगे यह लो, टेक इट, क्या बनेगा? टेक इट, टेक इट। वह लाओ, ब्रिंग दैट, इसको उन्हें दे दो। गिव हिम टू हिम, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम। वह कुर्सी लाओ, ब्रिंग लाओ दैट चेयर, उस कुर्सी को लाओ। लिखो, राइट, नोट डाउन, पढ़ो, रीड। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। वेयर यू आर, वेयर यू, जहां हो, वेयर यू आर। आगे तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस थे। इंपेरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। आप यानी मेन क्रिया, मेन वर्ब को लगा करके हम बनाएंगे, अर्थात वर्ब के बाद से अदर वर्ड लगाइए, वर्ब का होना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। बी, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, क्या बनेगा? ईमानदार बनो। कहेंगे कैसे इस तरह से आपने बना दिया? चलिए देखते हैं किस तरह से बन गया। ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, बनो से बनेगा बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ठीक ना। बी ब्रेव, बहादुर बनो, बी ब्रेव। बी मीन्स बनना भी होगा और होना भी होगा। बहादुर बनो, बहादुर हो। बी ब्रेव, बी हेल्दी, स्वस्थ बनो। बी स्ट्रांग, मजबूत बनो। बी हैप्पी, खुश रहो, यानी खुश रहने का आदेश दिया जा रहा है, दुआ नहीं दी जा रही है। अगर दुआ देंगे तो दूसरा हो जाएगा, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, तब एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, ठीक है। और अगर इतना छिपा करके बोल लेते हैं बी हैप्पी, बी हैप्पी, तब जाकर करके इसका अर्थ क्या निकलेगा? बी हैप्पी यानी क्या नजर, तो एक दिल अंदर से उमंग आ रही है आपकी, ठीक ना, तो झटका आ रहा है, दुआ है, अब दुआ देनी होती है, तो यही भाव होते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे क्या अर्थ निकलेगा कि आदेश है, आदेश नहीं है वहाँ पे, दुआ या बद्दुआ है, ठीक है। लेकिन ये बी ब्रेव, बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी ऑनेस्ट, बी इंडियन। आगे बी, बी रिच, बी रिच। और आगे बढ़ते हैं। हैप्पी,
हैव ए पेन, हैव ए रेड पेन, हैव ए रेड पेन, हैव मीन्स रखो, आदेशात्मक भाव, हैव ए रेड पेन, लाल कलम रखो, हैव ऑनेस्टी, नाउन, हैव ऑनेस्टी, ऑनेस्ट नहीं, ईमानदारी रखो, हैव ब्रेवरी, बहादुरी रखो, बहादुर बनो नहीं, बहादुरी रखो, हैव मीन्स रखना, बी मीन्स होना या बनना, तो हैव ऑनेस्टी, हैव ब्रेवरी, हैव विजडम, बुद्धिमानी रखो, हैव विजडम, हैव फेथ इन गॉड, मालिक में विश्वास रखो, हैव पैशन, धैर्य रखो, PATIENS, पैटियंस यानी पैसेंस, पैसेंस, हैव पैशन, धैर्य रखो, हैव ऑनेस्टी, हैव ब्यूटी, सुंदरता रखो। नेक्स्ट, हाँ, हैव हेल्थ, हैव हेल्थ, स्वास्थ्य रखो, और बी से बनाएंगे तो बी हेल्दी, बी हेल्दी, हेल्थ में हेल्दी में अंतर क्या है इस बात को जान लीजिए। हेल्दी शब्द नाउन है, सॉरी ये एडजेक्टिव है, हेल्दी, हेल्थ, हेल्थ ये एडजेक्ट नाउन है, क्या है, यह नाउन है, और यह शब्द क्या है, यह एडजेक्टिव है, यह एडीजे है, ठीक ना। और बी हेल्दी, बी हैव हेल्थ, स्वास्थ्य रखो, ठीक है, तो ये नाउन है। आगे तो बी और हैव से भी बन जाएगा, ठीक। आगे, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, रहना, होना, बनना, बी हैप्पी, हमेशा। तो याद रखिएगा कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ईवर, ठीक है, तो ये मेन वर्ब के पहले है। तो ऑलवेज, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी चीयरफुल, 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 ग्लेड, ये बी के पहले क्यों आ गया, कहेंगे कि मेन वर्ब के पहले यह शब्द आएगा, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। इसी के बदले में कह सकते हैं कभी खुश मत रहो, नेवर बी हैप्पी, नेवर बी सैड, नेवर बी थीव, नेवर बी ए थीव, नेवर, नेवर बी अ थीव, यानी नेवर बी, मत हो ये थीफ, चोर मत हो, नेवर बी डिसऑनेस्ट, नेवर बी फुलिश, देखिएगा नेवर बी फुलिश, यह एडजेक्टिव है, यह नाउन था इसलिए इसके पहले यह लगा था, इसके पहले नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले नहीं लगेगा। तो ऑलवेज से शुरू हो या नेवर से, ऑलवेज होगा तो हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलना। नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, नेवर अब्यूज हिम, नेवर अब्यूज हिम, यानी अब इसका रूल इस तरह से कहें कि नेवर प्लस नेवर
या ऑलवेज प्लस इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव पार्ट। ठीक है, ये इसका रूल हो जाएगा, नेवर से बन जाएगा। बेहतर नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, आगे क्लियर हुआ। ऑलवेज और नेवर मेन वर्ब के पहले रहेंगे। आगे, नेवर हैव डिसऑनेस्टी, बेईमानी कभी मत रखो। नेवर बी डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि कभी मत रखो। अगला, सॉरी, नेवर हैव डिससेटिस्फेक्शन, बी नहीं। अगला, ये आपका रहा इंपरेटिव सेंटेंस का एडवर्ब वाला। प्लीज भी आ सकता है इसके साथ, प्लीज। ठीक ना, कैसे? प्लीज कम हियर, क्या? प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज ओपन योर बुक, प्लीज ओपन योर बुक, कृपया अपना किताब खोलिए। प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज ब्रिंग दैट, प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज टेल मी योर एड्रेस, प्लीज कॉल योर फादर, प्लीज इन्फॉर्म हिम, कृपया उसे सूचित कर देना। ठीक है, तो ऐसे भाव आएंगे, कृपया उसे सूचित, प्लीज इन्फॉर्म हिम। काइंडली से भी बन जाएंगे सेंटेंस। तो हमने क्या बताया आपको, पहला रूल इसमें दिया आपको। पहला रूल था वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आए चाहे अदर वर्ड आए, अदर वर्ड का दे रहे हैं, ये पहला रूल रहा। दूसरा रूल क्या रहा है आपका, ठीक ना, ऑलवेज वगैरह, ठीक ना, चाहे बी प्लस अदर वर्ड आ जाए, ठीक ना। तीसरा क्या दिया, हैव प्लस अदर वर्ड आ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए चाहे नाउन आ जाए, ये OW कह दे रहे हैं। ठीक है, ये रहे। उसके बाद से क्या आने लगे, उसके बाद से नेवर या ऑलवेज आने लगे, प्लस इंपरेटिव सेंटेंस पूरा। ठीक है, आगे। तो ये चौथा। पांचवा क्या, प्लीज आने लगा या काइंडली, प्लीज ऑब्लिक काइंडली, ठीक ना, प्लस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्यों लिख दे रहा है, अर्थात वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी वो। ठीक है, अगला प्लीज। अब प्लीज के बारे में एक शर्त है, प्लीज शुरू में रहेगा तो कोई शर्त नहीं है, बाद में रहेगा तो कॉमा लगेगा। ठीक है, टेल मी योर नेम प्लीज, क्या, टेल मी योर नेम प्लीज, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा लगा सही हो गया। क्यों कॉमा लगा, इतना कर रहे हैं, उसके बाद से वहां पे हल्की सी रुकावट आ रही है, थोड़ा सा विराम हो रहा है, तो थोड़ा सा को कहते हैं अल्प, अल्प विराम, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्प विराम। क्या नाम पड़ा है, अल्प विराम। थोड़ा विराम नहीं कहेंगे, अल्प विराम, थोड़ा सा विराम लगा। क्लियर हुआ। टेल मी योर नेम प्लीज, ब्रिंग दैट चेयर प्लीज, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ब्रिंग ए कप ऑफ टी प्लीज। तो प्लीज को शुरू में लगाएं चाहे बाद में लगाएं, ठीक ना। आगे, और आगे अब क्या जानना है, तो प्लीज लगा लीजिए, चाहे काइंडली लगाइए। काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। काइंडली हेल्प हिम, कृपया करके उसकी मदद कीजिए। इतना हुआ। आगे चलिए, इसी के साथ अब मैं बता देना चाहता हूं लेट का प्रयोग। लेट
लेट के बाद से ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक ना। लेट मी, मुझे दीजिए प्ले, इम्पेरेटिव सेंटेंस, चाहे वर्ब प्लस और जो भी आएगा लिख दीजिएगा। ये भी इम्पेरेटिव, यहीं से इम्पेरेटिव है, ठीक ना। इम्पेरेटिव तो पूरे कहेंगे, लेकिन वर्ब से शुरू होने वाले भाग को हम इम्पेरेटिव कह दे रहे हैं, ठीक ना। इम्पेरेटिव पार्ट कह दे रहे हैं, पार्ट, इम्पेरेटिव पार्ट। ये से पूरा इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सब सेंटेंस के फार्मूले, ठीक ना। लेट मी प्लस वर्ब, देखिएगा ये भी वर्ब है। लेट मी दो या दीजिए, लेट मी देना होता है, ठीक है। तो लेट मी प्ले, अब इसमें देखिए लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए या दो, मुझे खेलने दो। लेट मी कम, लेट मी कम, मुझे आने दी। लेट मी से, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए। लेट मी से, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए। लेट मी आस्क, मुझे पूछने दीजिए। तो लेट मी से जो भी सेंट, यहाँ वर्ब लगाते जाना है, ठीक ना। लेट मी सिंग, लेट मी डांस, लेट मी रीड, लेट मी सिट, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी आस्क, लेट मी सॉल्व, लेट मी स्टडी। तो लेट से बन जाएंगे और वर्ब लगा देंगे मेन वर्ब को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कोई दूसरा शब्द आ जाए, ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा शब्द आ जाए तब क्या बनेगा, तब के लिए देख लीजिएगा। लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो। लेट हिम कम, उसको आने दो। लेट हिम सिंग, उसको गाने दो, उसको गाने दो। लेट हिम आस्क, उसको पूछने दो। लेट हिम क्राई, उसको चिल्लाने दो। लेट देम मेक ए नॉइज, उन्हें शोर करने दो। लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने दो। लेट देम क्राई, उनको चिल्लाने दो। लेट देम बाई, लेट देम स्लीप, लेट देम आस्क, लेट देम ईट, लेट देम गो, लेट देम कम, उनको आने दो, उनको जाने दो, उनको पढ़ने दो, उनको खेलने दो, उनको पूछने दो, उनको हंसने दो, उनको रोने दो। तो इस तरह करके ये भी सवाल बन जाएंगे। ये लेट से सेंटेंस थे। अब देखिएगा इसका कितना महत्व है स्पीकिंग में। अब यही नाम पड़ जाता स्पीकिंग क्लासेस, तब न समझ में आता कि ये स्पीकिंग है, चाहे जितना भी पढ़ाया। मैंने पूरे अपने क्लास में बाल का खाल निकालने का काम किया, जिससे कि बोलने वाला कंसेप्ट को समझ आए और आराम से बोल सके। तो मेरे चैनल का नाम स्पीकिंग क्लास नहीं है, तो ये अब स्पीकिंग नहीं कहलाएगा। इसी को जब लेकर के जाया जाएगा उस चैनल में स्पोकन क्लासेस, स्पीकिंग क्लासेस, अंग्रेजी बोलना सीखें, तो उसमें यही सेंटेंस आएंगे तो स्पीकिंग के कहलाएंगे। क्या यहाँ भी स्पीकिंग के नहीं है? यहाँ पे भी हैं। जितने सारे रूल्स हैं उन नियमों को जाने बिना हाउ कैन यू स्पीक, यू कैन नॉट स्पीक एट एनी रेट विदाउट नोइंग ऑल दीज रूल्स। इन सारे नियमों को जाने बिना कैसे बोल सकते? सो एट फर्स्ट यू शुड नो द रूल्स ऑफ द सेंटेंसेस, दैट्स वाई यू मे स्पीक फ्लुएंटली, जिससे कि आप फ्लुएंटली बोल सकें। नेक्स्ट, लेट्स के प्रयोग को आपने जाना। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बताना चाह रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस क्या, चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव किस तरह से, डू नॉट लग जाएगा, ठीक है। नेवर भी तो नेगेटिव था, डू नॉट, यानी वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ये आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू नॉट। और डू नॉट को अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिखिए डोंट, ठीक है, डोंट प्लस ये। अब जरा आप ये
आपसे तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन पूछ करके ही आंसर हम देंगे। क्या आपको पता है कि वर्ब के पहले डू नॉट क्यों लग गया? मैंने तर्क दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में भी मैंने तर्क दिया है। इन क्रियाओं को कहते हैं वर्ब डू। वर्ब डू से या तो आदत का भाव प्रकट हुआ करता है और वह क्रिया अपने कर्ता की आदत बताती है, और नहीं तो वही वर्ब डू है, वही वर्ब डू है जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मकता के भाव को प्रकट कराती है। ठीक है, तो याद रखिएगा डू नॉट। अब डू क्यों लग गया? नहीं की अंग्रेजी नॉट, तो नॉट के साथ डू क्यों? नहीं, जैसे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, सेंटेंस है मत जाओ हिंदी में। अब इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? बन जाएगा डू नॉट गो, डू नॉट गो। क्यों डू नॉट गो लिख दिया आपने? क्यों नहीं नॉट गो लिखा? सवाल तो खड़ा ही रहा है। नॉट गो कह देना चाहिए, डू क्यों आ गया? जब डू पहले से था नहीं, सारे नियम पढ़ डाले, कहीं डू आया नहीं, नेवर आया तो डू आया नहीं, नॉट आया तो डू क्यों आ गया? तो समझ जाइए। ठीक है, नॉट के बाद, नॉट के बाद क्रिया वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है। यह भी एक एडवर्ब है, यह भी एक एडवर्ब है, लेकिन क्रिया पे जोर डाला करता है, जिसके कारण इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में जाएंगे तो डिड का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में जाएंगे तो डू और डज का इंडेफिनिट में, और इंपेरेटिव में रहेंगे तो सिर्फ डू का प्रयोग होगा। इंपेरेटिव में रहेंगे तो सिर्फ डू का प्रयोग होगा। नॉट के कारण यहाँ डू लग रहा है, सेंटेंस इंपेरेटिव है, डू नॉट गो। क्या नॉट कहता है कि जब भी मैं आऊँगा तो वर्ब को बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म से किसी कीमत पे इंपेरेटिव का अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो अभी एक क्रिया कही कि नॉट आया, मैं अपना अर्थ खो दूंगी, लेकिन यदि मेरी कोई सहायक क्रिया होगी तो मेरे साथ अगर वो आ जाएगी तो उससे साझा मैं कर लूँगी, तो वो और हम दोनों मिलकर करके अपने अर्थ को बरकरार रख पाएंगे। अदरवाइज आई से लॉस्ट माई सेंस, मैं अपने भाव को खो दूंगी। किस कारण? नॉट के आने के कारण। हो सकता था ना इतना, नॉट गो, नॉट गो हो ही सकता था, कैसे हो सकता था? ठीक है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन ग्रामर ने कह दिया कि नहीं डू नॉट होगा, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, डू क्यों होगा? तो कहेंगे डू इसलिए होगा, डू और गो दोनों मिलकर करके अब गो का अर्थ देने लगे हैं। डू और गो मिलकर करके गो का अर्थ सिर्फ दे रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी बता दे रहा हूं, कम, तो अगर बनाएंगे नेगेटिव इसका तो बनेगा डोंट कम। क्या बना? डोंट कम। अब यहाँ पे डू और कम ये दोनों मिलकर करके कम का भाव देने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट आया हुआ है, और इस नॉट की कहानी क्या है? नॉट क्रिया के भाव को खत्म कर दिया करता है, लेकिन वही क्रिया जब अपने सहायक क्रिया के साथ आ जाती है तो ये क्रिया अपने भाव को डू को अपने भाव को सहायक क्रिया में प्रवाहित करा देती है, तो भाव बरकरार रहता है। अब ये इस तरह से जाने कि जब सहायक क्रिया और डू एक साथ मिल जाते हैं तो इंपेरेटिव के सेंस पड़े रह जाते हैं, बने रह जाते हैं, लेकिन जब नॉट आ जाया करता है क्रिया के पहले और डू नहीं आता तो क्रिया अपना भाव लॉस्ट कर देती है, खो देती है, किसी कीमत पे उसके अंदर इंपेरेटिव के भाव नहीं बने रह जाते, इसीलिए डू लगाया जाता है। हमने जो तर्क दिया किसी किताब या किसी लेक्चर का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको अपने मन मुताबिक, अपने
नॉलेज के मुताबिक मैंने इसका आंसर दिया। यदि आपको इससे बेहतर अगर आंसर मालूम था तो प्रूफ के साथ आप इसी पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रूफ को स्वीकार करूंगा और यहाँ तक कि अपने क्लास में आपके इस प्रूफ को भी दिखा दूंगा कि फला महोदय ने फला तरीके का फला सबूत दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। ठीक है, तो ये सबूत मेरा रहा, मैं अपने पास इस तरह से किसी तरह से जुटाया रहा, मेहनत कर करके पढ़ करके भाव को समझ कर करके मैंने जाना। ठीक है, आगे तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वर्ब के पहले वर्ब से शुरू हुआ करता है यह सेंटेंस, तो वर्ब से शुरू होने वाला जो सेंटेंस हुआ करता है उसके पहले हम डू नॉट लगाया करेंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट के आने की वजह से। आगे जैसे जब जाड़ा आएगा तो हम इस बॉडी में जाड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? पहनावा बदल देंगे, स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? वही जब गर्मी आती है तो हटा देंगे। सेम ऐसे ही। ठीक है, जब नॉट आएगा तो क्रिया कहेगी कि अब डू को पहन लिया जाए, यानी डू का साथ ले लिया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या? मत जाओ, डू नॉट गो, मत आओ, डू नॉट कम, मत बोलो, डू नॉट स्पीक, जोर से मत बोलो, डू नॉट स्पीक लाउडली, मत शोर करो या शोर मत करो, शोर न करो, डोंट या डू नॉट मेक ए नॉइस, मत पूछो, डू नॉट आस्क, मत जाओ, डू नॉट गो, यहाँ मत सो, डू नॉट स्लीप हियर। तो आप सेंटेंस बना रहे थे डू नॉट पे। अब ये मेन वर्ब थे बी के साथ, और ईमानदार मत हो, डोंट बी ऑनेस्ट, बेईमान मत हो, डोंट बी डिसऑनेस्ट, नाराज मत हो, डोंट बी एंग्री, नाखुश मत हो, डोंट बी सैड या अनहैप्पी। अगला, लाल कलम न रखो, डोंट हैव रेड पेन, बंदूक अपने साथ मत रखो, डोंट हैव गन विथ यू। अगला, तो ये डू नॉट से बन रहे थे। हाँ, अब लेट वाले को देख लीजिए। उसे मत खेलने दो, उसे मत खेलने दो या न खेलने दो, न खेलने दो, न आया नहीं, देना, डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट हिम, उसे मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम आस्क, डोंट लेट हिम स्लीप, डोंट लेट हिम लाफ, डोंट लेट देम मेक ए नॉइस, डोंट लेट देम वीप, डोंट लेट देम सॉल्व हियर, डोंट लेट देम गो, उन लोगों को जाने मत दो, रमेश को जाने मत दो, डोंट लेट रमेश गो। क्या? डोंट लेट रमेश गो। जरा इस बात को क्लियर हो जाने दें कि रमेश यहाँ पे किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे क्रिया के पहले आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, कहेंगे यह भी क्रिया है, इसके बाद में आया तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जी यही सही है। ठीक है, कहेंगे ये नहीं सही है कि क्रिया के पहले आया, कहेंगे ये नहीं सही है कि क्रिया के बाद आया, तो इसी को पहले मान लीजिए ना, क्रिया के बाद में आया तो सही है, लेकिन क्रिया के पहले आया ये नहीं सही है। कहेंगे क्यों? ये भी क्रिया ये भी क्रिया, कहेंगे मेन क्रिया यही है। समझ में आ रही बात ना? वो तो वी आर इन्फिनिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा डोंट लेट, तो इसी को मेन वर्ब कहा गया, पहली क्रिया को मेन वर्ब कहा जाता है।
जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, कौन क्रिया है? यही बस क्रिया है ना, ये तो इन्फिनेटिव है। ठीक है, आगे इन्फिनेटिव वर्ब है। तो डोंट लेट रमेश गो, ऑब्जेक्टिव केस में रमेश, हिम ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। तो कहेंगे नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता, नहीं बदलता। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक जैसे होता, उनका पोसेसिव बदल जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। आगे तो ये लेट भी आपने बनाया। और आगे अब क्या जानेंगे आप? अब इसी में लास्ट बचा हुआ है, लास्ट में अभी 2 और बचे हैं, ठीक ना? वो कौन कौन है? चलिए, तो आपका ये रहा 7वां पॉइंट, कौन सा? डोंट वाला, डू नॉट वाला। डू नॉट प्लस वर्ब प्लस जो भी शब्द लिखे, अदर वर्ड हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ये हो गया 7वां। 8वां देखिए क्या, 8वां में आपको बता देना चाह रहा हूं, अभी लेट वाला था, चलिए उसको लास्ट में बता देंगे। ऐसे सेंटेंस आ जाए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। दूसरे की इच्छा जान रहे हैं सवाल करते हुए, ठीक है। मुझे बताइए कि, कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि आप, मैं कहाँ जा रहा हूं, तो मुझे बताइए, इतने भाग को देखिए पहले, टेल मी, मुझे बताइए कि कहाँ जाऊं। तो याद रखिएगा कि कहाँ जाऊं, तो कहाँ कहने से बनेगा वेयर, और इसके साथ इन्फिनेटिव लगा देंगे टू गो। तो क्या प्रश्नवाचक शब्दों के साथ जब इन्फिनेटिव लगा देंगे तो दूसरे की इच्छा जानने का भाव प्रकट होने लगेगा। टेल मी वेयर टू गो, टेल मी व्हाट टू ब्रिंग, टेल मी व्हाट टू ब्रिंग, वेयर टू गो, वाई टू गो, वाई टू प्ले, हाउ टू प्ले। मुझे बताइए कि कैसे खेलूं, मुझे बताइए कि कहाँ जाऊं, मुझे बताइए कि क्या पढूं, मुझे बताइए कि क्या खाऊं, मुझे बताइए कि क्या करूं, मुझे बताइए कि कब मिलूं, मुझे बताइए कि कैसे लिखूं, मुझे बताइए कि कैसे पढूं, मुझे बताइए कि कहाँ जाऊं, मुझे बताइए कि कब जाऊं, मुझे बताइए कि किसके साथ जाऊं। टेल मी विथ होम, विथ होम टू गो, फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। टेल मी विथ होम टू गो, मुझे बताइए कि किसके साथ जाऊं, ठीक है। मुझे बताइए कि किधर जाऊं, टेल मी टुवर्ड्स वेयर टू गो, किस तरफ जाऊं यानी किधर जाऊं। तो इस तरह से सवाल आप बना रहे थे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, ठीक है, क्यों जाऊं, कैसे क्यों पढ़ूं, क्यों लाऊं, क्यों दूं, ठीक है, क्यों मारूं। तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होंगे उनके साथ इन्फिनेटिव लगा देंगे तो दूसरे की इच्छा को जानने का भाव प्रकट हो जाएगा। आगे आप इतनी जानकारी रखें और आगे बताते हैं। आगे अब आपको जानना है लेटेस्ट वाले सवाल, टेल मी या टेल हिम प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव, दूसरों की इच्छा जानने के लिए प्लीज टेल मी, प्लीज लगा सकते हैं। आगे
अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आगे बताऊं लेट अस वाले सेंटेंस कैसे होंगे। लेट अस, लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, और उसका अर्थ दूसरा निकल रहा था, लेकिन जब लेटस आएगा तो इसका अर्थ देखिए क्या हो जाएगा। जब लेटस वाले सेंटेंस होंगे तो हिंदी वाक्य हमारा कैसा होगा, जैसे लेटस प्ले, लेटस प्ले, लेटस रीड, तो इसका अर्थ देखिएगा चलो या चलिए, चलो चलिए, आओ आइए, चलो चलिए आओ आइए। ए या जाए या ते हैं, हम घबरा रहे होंगे यार ये कहीं में सारा घसीट डाला। हाँ चलिए अलग अलग कर देते हैं, चलो या चलिए, यानी चलो चला जाए, इसका अर्थ निकाल दे रहा हूं, देख लेना। चलो चला जाए, चलिए चला जाए, चलिए चला जाए, ठीक है। आओ चला जाए, आइए चला जाए, ठीक है। अब ये अभी आगे वाले को, ये चार थे तो चार तरह के सेंटेंस बन गए। अब अभी मैं जाए लगा रहा था, अभी दो और बचे रह गए, तो अभी दो और लगाएंगे तो देखिए कितना जाएंगे। चलो चला जाए, जाए आए, ये बन रहा था। अब ते हैं लगाते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, यानी प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है, ठीक है ना, प्रपोजल है। चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं, आओ चलते हैं, आइए चलते हैं। क्लियर हुआ? अगला जानिए। अब ए कैसे होगा? चलो चलें, चलो चला जा नहीं, चलो चलें, आओ चलें, आइए चलें, चलो चलें, चलिए चलें, आओ चलें, आइए चलें। तो इतने तरह के सेंटेंस होंगे, चलें, चलो चलें, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। हो गया। आइए पढ़ते हैं या आइए पढ़ें या आइए पढ़ा जाए, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें खुद को जिससे बात कर रहे होते हैं उसके साथ शामिल हो करके काम को करने का प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल होता है, इसलिए, ठीक ना। तो क्या, आइए पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं, आइए पढ़ा जाए, चलिए पढ़ा जाए, चलो पढ़ते हैं। तो ये सारे भाव, ठीक ना, लेटस प्ले में ही छिपे, लेटस रीड में ही छिपे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे लेटस से बनेंगे। चलिए पढ़ते हैं, चलिए खेलते हैं, चलिए पढ़ाते हैं, चलिए मिलते हैं, चलिए पूछते हैं, चलिए चाय पीते हैं, चलिए उनसे मिलते हैं, चलिए उनसे पूछते हैं, चलिए गाड़ी खरीदते हैं, चलिए गाना गाते हैं, चलिए खेलते हैं। जो भी आएंगे ऐसे सेंटेंस, और सारे सेंटेंस इसी नियम से बनेंगे। तो अब तक मैं पढ़ा रहा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, लगभग मैं इसका पूरा भाग समाप्त करने की कोशिश किया, जितना मुझे इस समय तक याद है। भूल गया हो, कोई छूट गया हो तो अलग की बात। तो ये सारे सेंटेंस आप पढ़े इम्पेरेटिव सेंटेंस के,
बेहतर रहा कि मैं आपको समय दे सका, लेकिन वो खुशी ना रही जो खुशी क्लासों में हुआ करती, बच्चों के बीच में जिस रौनक के साथ मैं पढ़ाया करता। दुख की बात यह है कि बच्चे नहीं हैं, लॉकडाउन में मोबाइल के सामने अकेले पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, और मोबाइल से ही बात करनी पड़ रही है। तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि बैठे बैठे क्या कर सकता। तो इससे मैं बेहतर समझा कि चलिए नेट पे यूट्यूब पे तो बहुत दिग्गज दिग्गज लोग हैं, जिन चीज़ों को लोगों ने छोड़ रखा है उन चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ। तो वही पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर रहा। फिर मैं जो बचा हुआ शेष है इसके बाद से अगली वीडियो में मैं दूंगा। और अभी तो तमाम सारी वीडियोस हैं। अभी टेंस पे ही सेंटेंस को बताने में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा वीडियो कम नहीं होगा, कम से कम जाएगा तो 100 वीडियो जाएगा। अभी उसका यूज छोड़ दूं, एसएससी लेवल की तैयारी को छोड़ दूं, बैंकिंग रेलवे लेवल की तैयारी को, जबकि वो इसमें समाहित है, ये नहीं कि वो हट के है, इसी में है, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय मैंने लिया, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। यदि आपको भी ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड कराऊं या करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इतना ही के साथ धन्यवाद।